शुरू करें चैप्टर 6 इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं 6.1 से, जो कि है पेज नंबर 148 से जो है ये क्या हो रही है, शुरू हो रही है। ठीक है, असल में इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता, बस डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, मसलन मेरे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास हो एफ प्राइम ऑफ एक्स और मैं इसको कुछ करूँ कि ये एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो ये इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, इंटीग्रेशन, यानी वापस जाने को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बात जो है वो हमने क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, अब जो है हम इसकी थोड़ी सी पहले तो नोटेशन देखेंगे। ठीक है, तो नोटेशन हम जो है वो क्या कहते हैं, इसकी ज़रा से देखते हैं। हम कहते हैं कि भाई मान लो मेरे पास एक फ़ंक्शन था, मिसाल के तौर पे हमारे पास वो था एफ़ ऑफ एक्स। ठीक है, हमने कह दिया कैपिटल ऑफ एफ एक्स एक फ़ंक्शन था। हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया ना, डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास जो है इसका डेरिवेटिव आएगा, जाहिर सी बात है, जो कि मैं कहूँगा एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम ऐसे ही जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, इसको हम फ़िलहाल सिर्फ एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसी तरह से वापस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डी एक्स को इस साइड पे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और हम दोनों साइड पे फिर क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे लेते हैं एक चीज़ जिसको कहते हैं इंटीग्रल, और ये होता है इस साइन के साथ, ये जो बड़ा सा ऐसे। तो अब इंटीग्रल जो है यहाँ पे है डी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जो होता है ये सिंपली एफ ऑफ एक्स होता है, और ये जो है ना अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी ये हमें हमेशा क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी सिंपल नोटेशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि एक तो ये है कि अगर तुम देखो कि मेरे पास अगर एक फ़ंक्शन है, मिसाल के तौर पे मान लो मेरे पास एक फ़ंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है 2x। लेकिन अगर मेरे पास एक और फंक्शन है, मान लो y1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स तो डी वाई वन बाई डी एक्स क्या होगा, ये भी देखो तो क्या होगा, 2x ही होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूं, यानी मैं वापस जाऊं, तो मुझे नहीं पता कि ये एक्स स्क्वायर था या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये जो प्लस 2 है ना, ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जो भी इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, मैं उसके आगे एक प्लस सी लगा दूँगा। प्लस सी का मतलब है कि ये वो कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या हो गया था, ज़ाया हो गया था, तो मैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के कुछ हम एक रूल ही अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आगे जाके हम देखेंगे कि इसको मतलब किस तरीके से या डिफरेंट तरीके से मतलब अप्लाई किया जा सकता है। तो जो रूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो बड़ा आसान सा रूल है, और वो ये है कि भाई मेरे पास मुझे पता है कि मैं डिफरेंशिएशन का पहले रूल लिख लेता हूँ और फिर मैं इंटीग्रेशन का रूल लिखूँगा। मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, या ये क्या होती है, ये होती है पावर पहले और पावर में से एक माइनस। ठीक है, यही होता है। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ n डी एक्स। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा था, यहाँ मैं लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आगे डी एक्स भी हमेशा लिखा होता है, या फिर अगर y का फंक्शन है तो डी वाई लिखा होगा। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स ऑफ n डी एक्स, ये क्या होता है, ये क्या होगा, देखो जब मैं डिफरेंशिएट किया था तो मैंने पावर में से एक क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ मुझे पावर में एक क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, पावर में एक प्लस, और यहाँ मैंने क्या किया था, जो ओरिजिनल पावर थी उससे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर मुझे नई वाली पावर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है अगर मैं एक्स ऑफ एन को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आता है पावर में एक प्लस डिवाइड बाय एन प्लस वन। और मैंने क्या कहा था कि मुझे नहीं पता कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो नया फंक्शन आया उसमें कांस्टेंट था या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक प्लस सी ऐड कर देता हूँ। समझ गए?
फ़िलहाल बल्कि हम एक ही रूल देखते हैं, उसके बाद हम बाकियों को आगे देखेंगे। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं इसके कुछ सवालों पर। तो जैसे जैसे सवाल करोगे तो मैं जो है ये ज़्यादा क्लियर होता रहेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का। सबसे पहले तो हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 कह रहे हैं कि भाई इंटीग्रेट करो, ये जो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इंटीग्रल ऑफ 9x² dx, ठीक है। तो ठीक है, 9 तो कांस्टेंट है तो उसको तो छोड़ दो, इंटीग्रल ऑफ 9x² dx हमें करना है। तो देखो 9 को तो छोड़ दो, अब अंदर क्या है, सिर्फ इंटीग्रल ऑफ x² dx, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला रूल लगा दूँगा जो हमने ऊपर देखा था। तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 प्लस, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंटीग्रेट करने के बाद जो नया फंक्शन आएगा उसमें कांस्टेंट था या नहीं। तो ये बन गया 9x³/3, यानी कि 3x³ + c, ठीक है। इसका ये था पार्ट 1। इसके अलावा हम इसका कर लेते हैं, मसलन पार्ट 5 करता हूँ मैं। अच्छा, बल्कि पार्ट 3 भी कर लेता हूँ। पार्ट 3 है इंटीग्रल ऑफ a/√bx dx। अब देखो a और b तो कांस्टेंट है, तो a और b कांस्टेंट है तो इनको मैं सेपरेट कर लूँगा। मैं पहले तो इसको इस तरह लिख लूँगा, √b/√x dx। फिर मैं a/√b को इंटीग्रल के बाहर निकाल लूँगा, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। और √x को मैं लिख लूँगा 1/(x⁻1/2 dx, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं a/√b इंटीग्रल ऑफ x⁻1/2 dx, ठीक है। बस वही फॉर्म आ गई। अब इसमें हम दोबारा से रूल अप्लाई कर देंगे। तो a/√b और x⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और प्लस c, ठीक है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, -1/2 + 1, ये जो नीचे है ये बन जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a/√b, और x की पावर क्या बन जाएगी 1/2, यानी ये क्या बन जाएगा 2a√x/b, यानी x में भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, b पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा +c, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 3x² - 9x + 5 dx। इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 3x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 9x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx, ठीक है। अच्छा, 3 इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस 9 इंटीग्रल ऑफ x dx और प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ dx। अच्छा, x² को मैं इस तरह कर लूँगा तो ये जाएगा x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अच्छा, यहाँ पे +c लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन तीनों में एक एक +c आएगा तो वो आखिर में ही मैं लिख दूँगा, ठीक है। -9 x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 5। अब इंटीग्रल dx जो होता है ना, वो असल में सिंपली x होता है, लेकिन कैसे x होता है हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल dx लिखा है तो यहाँ पे असल में लिखा हुआ है x की पावर 0, जो कि क्योंकि 1 होती है तो वो लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो ओहो, मैंने क्या किया, तो x की पावर 0 लिखा होता है तो हम यूँ लिख सकते हैं x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, जो कि x ही होता है। और अब इन सब का मिला के हम एक +c एंड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 1 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x³ माइनस 9/2x² प्लस 5x + c, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा मैं बस एक पार्ट इसका और करवाऊँगा जो कि पार्ट 7 है। पार्ट 7 में कह रहा है इंटीग्रल ऑफ x⁻5 + 3x³ माइनस 5x + 6/(x⁻4 dx), ठीक है। अच्छा, इसको क्या करें, तो इसको देखो असल में क्या कर सकते हैं हम, इसको जो फ्रैक्शन है ना इनको हम तोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं x⁻5/(x⁻4 dx प्लस 3x⁻3/(x⁻4 dx माइनस 5 इंटीग्रल x/(x⁻4 dx प्लस 6 लिखा हुआ है, हाँ प्लस 6 इंटीग्रल dx/(x⁻4), ठीक है। तो ये है इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ x⁻1 - 1 dx माइनस
-5 और यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी -3 dx और +6 यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा x की पावर -4 dx। अच्छा x की पावर यहाँ 1 है तो ये जाएगा x की पावर 1 + 1/2 तो 1 + 1/1 + 1 +3। अच्छा ये जो है ना ये मसला है तो इस टाइम को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा। -5 x की पावर यहाँ क्या होगी -3 + 1/-3 + 1 और +6 x की पावर -4 + 1/-4 + 1 +c। ठीक है। अच्छा तो ये तो बाकी तो सब सॉल्व हो जाएंगे मेरे ख्याल में। अब इसमें मसला क्या है, ये वाले जो x की पावर -1 है तो इसको मैं ज़रा नीचे यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। उसके बाद में देखो x की पावर -1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा x की पावर -1 dx को, तो क्या ये x की पावर -1 + 1 डिवाइड बाई -1 + 1 ये यही लिखेंगे अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं तो, और प्लस सी भी आएगा। लेकिन ये क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है x की पावर 0/0, ये तो इन्फिनिटी बन रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब असल में मसला क्या हुआ है, अब मुझे इसका मतलब है कि ये जो मैंने x की पावर n का फार्मूला बनाया है ना ये काम करेगा सब पे, लेकिन किस पे काम नहीं करेगा, x की पावर -1 पे काम नहीं करेगा। यानी कि अगर लिखा हुआ है dx/x तो इसको मैं उस वाले फार्मूले से इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो अब मुझे सोचना है कि कोई और ऐसा फंक्शन तुम्हें याद है जिसका डेरिवेटिव 1/x था, क्योंकि अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव 1/x था तो फिर 1/x का इंटीग्रल वो चीज़ होगी। तो अगर याद करो तो तुम्हारे पास ln x को अगर तुम डिफरेंशिएट करते थे तो ये क्या बनता था 1/x बनता था, अगर तुम्हें याद हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं 1/x को इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या बनेगा ln x बनेगा +c। समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो ये जगह खाली छोड़ी थी ना, इसको मैं वापस उठा के लाता हूँ यहाँ पे, यानी x की पावर -1 dx जो था, यानी x की पावर -1 क्या होता है, वो तो 1/x होता है। तो और 1/x dx जो है ये किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ये हमें इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या था, x की पावर -1 dx था ना, तो सिंपल ये हो जाएगा ln x ख़त्म, और प्लस सी ये वाले के अंदर सबका कवर हो गया। तो ये हो गया x2/2 + 3 ln x अच्छा -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो ये +5/2 x की पावर -2, तो 2x² कर देते हैं। और ये माइनस का -4 + 1 -3 हो जाएगा, तो -2 x की पावर -3 तो -2/x³ + c। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है हम इसमें मज़ीद कुछ और भी मसलन इंटीग्रेशन के फार्मूला देख सकते हैं। तो जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये तुम्हारे पास असल में लिखे हुए हैं पेज नंबर 150, पेज 150 और 151 पे। ठीक है। मसलन तुम देख सकते हो कि भाई अगर क्या कहते हैं, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगी वो क्या होगी 1 होगी, जबकि अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा dx को तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास इंटीग्रल x ऑफ n है तो होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। अच्छा बाकी फार्मूला 3 मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फार्मूला 4 जैसे हमने अभी अप्लाई किया कि 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है ln x। अच्छा हाँ, यहाँ पे ln x पे इन्होंने मॉड लगाया हुआ है। मॉड का मतलब है कि यहाँ पे x में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ जा सकती हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ln के अंदर जो है ना माइनस की वैल्यूज़ नहीं डाल सकते तुम। अच्छा इसी तरीके से कुछ और भी हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ साइन x, ये होता है cos x। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि cos का इंटीग्रल क्या होगा, cos x का इंटीग्रल ये होगा sin x। तो और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता था, d/dx ऑफ cos x, ये होता था माइनस sin x। इसका मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, ये होगा cos x, यानी पे अच्छा प्लस सी भी आएगा, यहाँ पे प्लस सी भी आएगा। यानी कि अगर साइन x का तुम्हें इंटीग्रल लेना है ना तो ये होगा माइनस cos x, और प्लस सी को माइनस से प्लस सी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्लस सी लिख दिया। तो इसका मतलब है cos का इंटीग्रल क्या होगा प्लस साइन, और साइन का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos। तो उल्टा हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव होता है cos और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे उल्टा है कि cos का इंटीग्रल है साइन और साइन का इंटीग्रल है माइनस cos। ठीक है।
अब इसकी हम कुछ सवालात देख लेते हैं। वही क्वेश्चन 1 में हम चल रहे हैं और क्वेश्चन 1 का मैं कर लेता हूँ पार्ट। क्वेश्चन 1 का मैं कर रहा हूँ पार्ट 8। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 कर रहा हूँ मैं। तो ये कह रहा है कि भाई इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस 3 sin x dx, तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो भाई cos का इंटीग्रल क्या होता है? cos का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन। तो इसका मतलब cos का इंटीग्रल होगा प्लस साइन। तो sin x और प्लस सी हम एंड में लिखेंगे। साइन का इंटीग्रल क्या होता था? साइन का डेरिवेटिव होता था cos, तो साइन का इंटीग्रल है माइनस cos, माइनस 3 cos x प्लस सी। ये आ गया मेरे पास आंसर। और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ वापस आनी चाहिए? मेरे पास ये चीज़ जो है वो वापस आनी चाहिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो cos x प्लस 3 साइन एक्स यही आ जाएगा। ठीक है, खैर इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ पार्ट नंबर 11। इसका पार्ट 11 है इंटीग्रल ऑफ 9 e की पावर x माइनस 3 cos x माइनस 5 sin x dx। अब e की पावर x का मुझे पता है। अच्छी बात यह है कि इसका जो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? वो भी e की पावर x ही होगा। तो पहले मैंने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, माइनस 5 इंटीग्रल sin x dx। तो e की पावर x का इंटीग्रल तो e की पावर x ही हो जाएगा। तो 9 e की पावर x। अच्छा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos का इंटीग्रल होगा प्लस साइन। तो माइनस 3 प्लस साइन x, और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos होता है तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos होगा। तो ये प्लस 5 cos x प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आंसर। अच्छा, क्वेश्चन जो 2 है ना, इसको हम अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन 2 को हम करेंगे बाद में। क्वेश्चन 2 को हम करेंगे जब हम एक्सरसाइज 6.2 जो है वो देख लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में उसकी वहाँ पे ही हम जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो जैसे क्वेश्चन 5 है मेरे ख्याल में, क्वेश्चन 5 है ना ये? हाँ, क्वेश्चन 5 है। तो अब क्वेश्चन 5 जो है ना, असल में इसको तुम अच्छा हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मसलन एक तो मैं ये बता दूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम्हें दिया होगा इंटीग्रेट करो y स्क्वायर dy। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तुम इंटीग्रल x स्क्वायर dx करोगे। तो हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे dy होना चाहिए, और यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा y³ प्लस सी। तो ये बात खैर याद रखना। खैर, क्वेश्चन 5 में जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रल dx/x² प्लस 9। अब ये हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, उसमें से किसी भी चीज़ में फिट नहीं होता। लेकिन अगर तुम पीछे आओ और पेज नंबर 151 पे देखो, तो तुम्हें मेरे ख्याल में 151 पे इसका कुछ मिलेगा। 151 पे 151 मेरे ख्याल से अंडर रूट। अच्छा, इसमें अंडर रूट का है, डायरेक्ट का नहीं है। अंडर रूट का है, डायरेक्ट का नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे ही किसी फार्मूले से जो है ना ये सॉल्व होगा, या तो फार्मूला नंबर 23 है शायद। ये फार्मूला नंबर 23 से शायद सॉल्व हो जाए, शायद, पता नहीं। खैर, ये जो है वो फार्मूले तुम्हें लगाने पड़ेंगे, उस तरह तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इनको हम अभी नहीं देखेंगे। ये इतना मतलब मुश्किल नहीं होंगे। अगर तुम्हें फार्मूले याद हो गए ना तो ये आराम से हो जाएंगे। बस तुम्हें मेनली जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि इंटीग्रेशन होती क्या है। वो क्या कहते हैं, तुम्हें डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन का रिवर्स करना आ गया तो बस ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी मैं गलत कह रहा था। ये जो 5 का पार्ट 1 है ना, ये फार्मूला नंबर 16 है, क्योंकि ये इंटीग्रल ऑफ dx/a² प्लस x² होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो बस ये डायरेक्टली जो है वो इस तरह हो जाएगा। तो इसमें सिंपली डायरेक्ट फार्मूले लगेंगे। तो ये फार्मूले अगर तुम याद कर लो, तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लिए तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन के भी याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन 2, 3, 4 में से हम 3 को और 2 को जो है ना करना सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में, जो कि बाय सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वो हम अभी नहीं देख रहे, तो हम उस पर चलेंगे तो करते हैं। चलो ठीक है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।